हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय एमओसी क्लब, मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था दैट इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो और उसका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी और जो अभी नए ज्वाइन हुए वो भी, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा और कुछ तो चाहिए भी नहीं, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आई विल गो विद दिस। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मेरा चैनल 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लेक्चर्स। बट मैंने सोचा कि यार अगर इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा था क्यों ना कुछ वीडियो बना के डाला जाए छोटे छोटे, कि अगर बच्चों को कहीं छोटा मोटा डाउट हो तो वो भी क्लियर हो सके, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक डाला है, ठीक है। एक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिएगा और हो सकता है कि 9 से लेकर 12 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। हैवन एक्चुअली 11-12 के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने ही वाला है, लेकिन जो 9-10 के बच्चे हैं वो अगर पहले से जान जाएंगे तो आई थिंक सो उनके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि 11-12 तक आते हैं तो उसके बारे में मास्टर बन चुके होंगे, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, एक्चुअली में बहुत शॉर्ट वीडियो है और इस शॉर्ट वीडियो में मैं इसकी टॉपिक उठा रहा हूँ और उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा ना इसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ किसी अदर चीज़ के थ्रू, यानी किसी अदर चीज़ के साथ लिंक करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप कि आप बड़ा इन्जॉय करोगे आज और आपको ये फील होगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब या इस चैनल के साथ ज्वाइन होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो इट इज़ अप टू यू। और चैनल के साथ जुड़ेंगे तो क्यों जुड़ेंगे, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो आज उसको लेकर के मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक टॉपिक से रिलेट करते हुए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो देखो, आज मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ जिसको कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? कई किताबों में आप देखोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में एस की जगह जेड लगा होगा, तो दैट विल बी द अमेरिकन इंग्लिश और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो इंग्लिश चक्कर मत पढ़ो यार, बहुत परेशान कर देता है ये, ठीक है। ठीक है। सो लेट्स सी आयोनाइजेशन एनर्जी। कई बार आयोनाइजेशन एनर्जी को ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा गया है। अब देखो, पोटेंशियल कहने से ऑब्वियसली वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा तो बदलेगा, ऐसा नहीं कि एनर्जी और पोटेंशियल को आप इक्विवेलेंट कर दो, मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ जो पर्पस है वो सेम ही है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ शेयर करूंगा। तीसरी जो चीज है बेटा, इसी को ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली ऑल आर सेम, ये जो तीनों वर्ड आप देख रहे हो ना ऑल आर सेम एक्चुअली। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का शॉर्ट वर्जन है आई ई, पोटेंशियल का जो शॉर्ट वर्जन है वो है आई पी, और इंथैल्पी का जो शॉर्ट वर्जन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सो इसको कहेंगे चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। बट द इशू इज दैट कि जब एनर्जी या पोटेंशियल या इंथैल्पी वर्ड आप यूज करोगे ना तो हर बार आपको लगेगा कि मीनिंग बदल रहा है, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल अगर टोटलिटी में देखें तो पर्पस एक ही है, पर्पस चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। टोटलिटी में पर्पस एक ही होता है। सो मैं इतना ज्यादा आपको डायलेमा में नहीं डालूंगा, इसको मैं डिटेल में जब मैं लेक्चर लूंगा तो मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से रिलेट करे, ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेट करे प्लस चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेट करे। अब वो एंट्रेंस एग्जाम्स कोई भी हो सकते हैं ना, आईआईटी जेईई हो गया, नीट हो गया, केवीपीवाई हो गया, ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, या इवन दैट आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हो गए, तो ये क्वेश्चन बड़ा डिमांडिंग होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ वेरी वेरी गुड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं जरा डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा आगे चलकर कि भैया ये एनर्जी या पोटेंशियल या एंथैल्पी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत डिटेलिंग में है और मैं पूरा डिटेल में भी आपको डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर इसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को लेकर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको डील कैसे करना है वो मैं आज आपको बताता हूं, लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है कि इसको डील तो हम बाद में करेंगे, पहले ये समझें कि यार ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है क्या, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर ही लिया होगा, तो लेट्स सी। तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारा है ना, इसको मैं सिखाऊंगा आपको डीडीएलजे स्टाइल, ठीक है। ध्यान से देखिए, किस स्टाइल में सिखा रहा हूं, डीडीएलजे स्टाइल, ठीक है। होता क्या है कि देखो,
पढ़ाने को तो वैसे भी पढ़ा सकता है, जैसे नॉर्मली टीचर हम पढ़ा रहे होते हैं कि भाई एनेशन एनर्जी ये होता है, किताब में वही लिखा वही भी मैं भी बक दूंगा और आपको भी लगेगा कि यार सब जगह तो यही चीज़ है, तो नया क्या है। इस स्टाइल में इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार में एनेशन एनर्जी को पकड़ लो कि यार ये होता क्या है। अब वो चाहे आप 11th में पढ़ लो या 12th में पढ़ लो या 9th में पढ़ लो या 10th में पढ़ लो, बेटा बदलना तो है नहीं, है ना, बदलना तो ये है नहीं, जो है सो है, दैट इज द फैक्चुअल थिंग, ठीक है। सो डीडीएलजे स्टाइल क्यों सर? तो यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट डीडीएलजे का मतलब क्या होता है। भाई मैं तो 90s बॉर्न हूँ तो मुझे पता है डीडीएलजे क्या है। 1995 में ये मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। पूरा नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आई होप कि यार ये इतना एक आइकॉनिक मूवी रहा है कि इसको लगभग सभी बच्चों ने देखा भी होगा। जो नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखें इसको, ठीक है। और हालांकि मीम्स में भी आपने कई बार शेयर किया होगा, कई बार देखा होगा, हर जगह देखा होगा, आई होप सो। तो काफी आइकॉनिक मूवी था ये, ठीक है। तो इस मूवी को मैं स्टाइल में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत लोगों ने देख रखा है, तो उनको ना कॉन्सेप्ट से रिलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे। सो दिस इज द रीजन कि मैं इस स्टाइल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी आगे डीडीएलजे कैसे बोला मैंने, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली क्या है कि डीडीएलजे में आपको पता है कि 3 कैरेक्टर थे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो आज मान के चलो तुम्हारे लिए नया एक चीज हो गया, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर थे एक्चुअली में जो सबसे फेमस हुए थे। कैरेक्टर तो बहुत थे, मूवी तो बहुत बड़ी थी ना, तो काफी लोग थे उसमें। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर था ना, जिसको लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा मतलब मीम्स शेयर करते हैं या मजाक बनाते हैं, वो देखिए उसमें एक कैरेक्टर थे बाबूजी, ठीक है, ध्यान से समझना। बाबूजी मतलब ठाकुर बलदेव सिंह, अमरीश पुरी, लेट अमरीश पुरी ने इसका रोल प्ले किया था, ठीक है। फिर एक कैरेक्टर था सिमरन, जिसका रोल प्ले किया था काजल मैम ने, ठीक है, आपको जानती हो काजल मैम कौन है। और एक कैरेक्टर प्ले किया था शाहरुख खान ने, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था राज। इस मूवी में 3 सबसे फेमस कैरेक्टर थे, एक थे बाबूजी, एक थे सिमरन और एक थे राज। बाबूजी और सिमरन के बारे में क्या जानते हो? तो भाई ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन था बताओ, फादर एंड डॉटर का, ठीक है, फादर एंड डॉटर का रिलेशन था इनके बीच में। राज एक एक्सटर्नल एलिमेंट था जो आ गया था गलती से, अब वो क्यों आ गया था वो भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मूवी नहीं देखी मैंने उनके लिए बताया, जिन्होंने देख रखा है उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो वन कैरेक्टर इज द बाबूजी, अनदर इज द सिमरन एंड द राज, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बाबूजी एंड द सिमरन, फादर एंड डॉटर, ओके। अब इसको सर आयनेशन एनर्जी में कैसे लाओगे, आप देखो, मजा देखो। देखो जो बच्चे 9th में है, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे रिपीटर में हो, उनको एक कॉमन सी बात पता है। वो बात क्या है कि सर ये होता है न्यूक्लियस। ऑल ऑफ यू नो दैट कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, करेक्ट। न्यूक्लियस में होते क्या है, प्रोटॉन्स। सर ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो है ना सर, ये इनको हम लोग शेल कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर घूमते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। ये तो खैर यार आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। एक शेल और बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भाई शेल क्या होता है, तो शेल का नाम होता है ना, इसका नाम मान लो के, इसका नाम मान लो एल है, ऐसे मैंने शेल बना लिया, ओके। के में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, आपको पता होगा कि के इज द फर्स्ट शेल जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की होती है। दूसरा वाला जो शेल है बेटा वो एल है, उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की होती है। तो इस तरह से देखें तो 3 और 3 6 मैंने बना रखे हैं। टोटल प्रोटॉन देखो कितने अंदर, 3 3 6 7 है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन भी कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज में एक्स्ट्रा ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का हर एटम एक न्यूट्रल एटम होता है। तो अगर 8 प्रोटॉन अंदर है ना, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बाहर भी बना रखे हैं, ठीक है। सो आई होप यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि एटम इज न्यूट्रल। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, करेक्ट। जो नहीं जानते हैं लेक्चर का वेट करें, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। अच्छा नाउ ये सिस्टम था, ठीक है। अब मैं तुमको इसको थोड़ा सा मजे में बताता हूं तरीके से, ध्यान से देखना। अगर मान ले कि कोई भी एक प्रोटॉन उठा लिया, उनमें से इतने सारे प्रोटॉन थे ना, बहुत सारे प्रोटॉन थे, उसमें से मैंने एक प्रोटॉन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सपोज 1 प्रोटॉन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, दिस इज द 1 प्रोटॉन हियर। अब ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, देखो ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियस है, करेक्ट, दिस इज न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है सर, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब ही सेंटर होता है यार, ठीक। अब इसमें से मैंने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक।
ध्यान से समझिएगा, मैंने आउटर मोशन से एक इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट कर लिया और सेंटर न्यूक्लियस को मैंने बोल दिया, डन। और ये तो खैर बेसिक चीज है, सबको पता होगा कि न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है तो ये श्योर एंड शॉर्ट है कि उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा बेटा, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। और सॉरी टू से मैंने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोला, एक्चुअली दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस किस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड है, डन। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन घूमते चारों तरफ क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि न्यूक्लियस उसको बांध के रखता है, ठीक है ना। ये भी मैं शेयर करूंगा जब लेक्चर लूंगा चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बंधे होंगे, और ऐसा नहीं कि केवल ये इलेक्ट्रॉन बंधा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे न्यूक्लियस के साथ, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। सो मैंने एक एक कैरेक्टर उठाया है, बाकी इलेक्ट्रॉनों का भूल जाओ, एक इलेक्ट्रोन और एक इलेक्ट्रॉन आप लेके चलते हैं ऐसा समझने के लिए, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से समझिएगा, मैं कैसे इसको बता रहा हूं। आप कैरेक्टर ऐसे डिसाइड करो, ठीक है, लेट्स सी। आप कैरेक्टर ऐसे डिसाइड करो, मान लेते हैं जो न्यूक्लियस है ना वो है बाबूजी। न्यूक्लियस कौन है बेटा, बाबूजी, ठीक है, समझ गया ना। लेट अमरीश पुरी सर, जिन्होंने ठाकुर बलविंदर क्या नाम था उनका, अरे जो भी नाम था यार, बाबूजी समझ लो, ठीक है, बलदेव सिंह का रोल प्ले किया था एक्चुअली उन्होंने। तो बाबूजी ये हैं, डन, दिस इज बाबूजी। अच्छा, बाबूजी हो गए न्यूक्लियस। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन होगा, सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो सर इलेक्ट्रॉन हमारे ख्याल से ना सिमरन, करेक्ट। तो सिमरन हो गए इलेक्ट्रॉन और बाबूजी हो गए न्यूक्लियस। और आपको पता है कि बाबूजी बहुत सख्त हैं और उन्होंने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन यानी सिमरन को बांध के रखा हुआ है। ऑब्वियसली यार, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना सिखाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक अट्रैक्शन मैनेज है ये बाबूजी और सिमरन के बीच में, ठीक है। यहां तक मतलब बाबूजी के रहते हुए सिमरन इस इलेक्ट्रॉन को निकल छोड़ के बाहर नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस शेल को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। इलेक्ट्रॉन मींस सिमरन, तो ये सिमरन इस शेल को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि बाबूजी ने पकड़ के रखा हुआ है, डन, ठीक है। इसी को हमारे इंडियन कल्चर में संस्कार कहते हैं, जिससे कि मतलब बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से बंधे हुए रहते हैं, जैसे कि आज हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, ठीक। अब हुआ क्या, यहां तक तो सबको नॉर्मल था, जो कि नॉर्मल लाइफ में होता है। अब हुआ क्या ना, बाहर से भाई साहब आते हैं जिनका नाम था राज, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये भाई साहब आते हैं राज, यानी मिस्टर शाहरुख खान। ये आते हैं और इनको सिमरन से हो जाता प्यार, ठीक है। मतलब ये जो बंदा तो बाहर से आया है, इसको सिमरन से हो जाता प्यार। अब ये राज चाहता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन हम लेके बाहर निकले, ऑब्वियस है यार, वो चाहता है कि उसके साथ शादी करके अपना घर भर बसाए, जो करना है करे, ठीक है। तो राज ऐसा चाह रहे थे, लेकिन बाबूजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा था। बाबूजी कह रहे ना, कुछ भी हो जाए जाने तो नहीं देंगे उसको, और राज बेचारा ट्राई मार रहा है, ठीक है। तो राज को हो गया है सिमरन से प्यार, और इलेक्ट्रॉन को मतलब उस सिमरन को लेके बाहर निकलना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब सिमरन और न्यूक्लियस मतलब बाबूजी, राज मतलब कोई एक्सटर्नल चीज, ठीक है। ये जो राज है ना बेटा, राज वो जानता है कि न्यूक्लियस यानी बाबूजी बहुत स्ट्रांग है, तो चाह के भी इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं ले जा सकता, डन। तो राज क्या करता है, कुछ अपने एफर्ट अप्लाई करता है, उनको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो राज बेटा जितना एनर्जी अप्लाई करेगा ना, जितना भी कन्विंस करने के लिए कोशिश करेगा, जितना भी कन्विंस करने के लिए जो भी अपनी एनर्जी या जो भी एफर्ट अप्लाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियस यार एफर्ट में तो एनर्जी वेस्ट होना ही होना है, तो राज क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी अप्लाई करेगा या कुछ ना कुछ एफर्ट अप्लाई करेगा, एफर्ट लगाएगा। तो ये बेटा वो जो मिनिमम एनर्जी है ना, ये वो जो मिनिमम एनर्जी जो राज अप्लाई कर रहा है, किस लिए, सिमरन को किसी तरह से यहां से निकाल के ले जाए, बाबूजी उसको छोड़ दें किसी तरह से। बेचारा इसी चक्कर में लगा रहता है, और इस चक्कर में पूरी मूवी जो है अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे से ज्यादा की मूवी बन जाती है, जो आप देखते हो DDLJ। तो 3 घंटे में यही सिखाया है केवल, पूरे 3 घंटे में यही है कि बेटा ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, मतलब राज, ये बंदा सिमरन के चक्कर में पड़ा रहता है। वो चाहता है कि सिमरन को किसी तरह से बाबूजी से आजाद करा ले। अब बाबूजी ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रखा होता कि 3 घंटे लग जाते उसको छुड़ाने में, मतलब 3 घंटे की पूरी मूवी। लास्ट में एक आइकॉनिक सीन आता है कि पूरे 3 घंटे बीतने के बाद राज इतना एक्टिव, मतलब इतना एनर्जी अप्लाई कर चुका होता है ना, कि बाबूजी भी सोच लेते कि अब यार इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना मुश्किल है, क्योंकि वो जो एनर्जी राज ने लगा रखा है, अब वो मेरे वाली जो अट्रैक्शन है ना उससे ज्यादा हो चुका है। तो राज का भाई मेहनत रंग लाया 3 घंटे बाद, और लास्ट में एक आइकॉनिक सीन आता है कि राज ट्रेन में जा रहा होता है और वो हाथ देता है, सिमरन को बुलाता है। तब बाबूजी भी समझ गया कि भाई अब लड़की मेरे हाथ की रही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उन समझ गया कि अट्रैक्शन इतना वीक हो चुका है, राज ने इतना एनर्जी लगा रखा है ना कि अब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के भी कोई फायदा नहीं, बाहर निकलना ही निकलना है।
तब वो एक लास्ट में एक आइकॉनिक सीन बनता है कि भाई ट्रेन में राज चढ़ जाता है और वो हाथ देता है, फिर सिमरन भागती है, तब बाबूजी कहते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो बाबूजी मजबूर हो गए जीने करने के लिए, क्योंकि 3 घंटा लग गया बाबूजी को ये बोलने में कि जा सिमरन अपनी जी ले अपनी जिंदगी। क्यों? क्योंकि बाबूजी को भी पता चल गया था, यानी न्यूक्लियस को पता चल चुका था कि अब इलेक्ट्रॉन को बांध भी लेंगे ना, सिमरन को बांध भी लेंगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज द रीजन कि भैया बाबूजी और सिमरन के बीच में जो अट्रैक्शन था ना, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन था ना, उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए राज बंदा लगा रहा 3 घंटे तक। और लास्ट में राज ने इतना एनर्जी अप्लाई कर चुका था कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही था, यानी बाबूजी को हार मानना ही था। इस तरह से बेटा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टूटा और सिमरन बाहर आई, यानी बाबूजी का अट्रैक्शन टूटा, सिमरन बाहर आई और ये राज और सिमरन दोनों साथ साथ आ गए। और इस तरह से बेटा पूरा कहानी का हो गया दी एंड। यही है पूरी मूवी। मैंने आपको पूरी आयनेशन एनर्जी की मूवी 15 मिनट में सिखा दी, और आप चाहो तो पूरी मूवी देख लो, आपको यही सीखने को मिलेगा। दिस इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ द DDLJ और दिस इज कॉल्ड द आयनेशन एनर्जी। तो अगर आप बुक्स के लैंग्वेज में जाओ और डेफिनेशन करो तो बुक्स में क्या बोलता है पता है आपको? मैं बताता हूं। बुक्स में बोलता है मिनिमम एनर्जी अप्लाइड, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम एनर्जी अप्लाइड या रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन आइसोलेटेड और न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल और आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लगानी पड़ सकती है उसी को बेटा कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द सिंपल एनर्जी। अब आपको कैसे याद रहेगा? राज क्या था? वो मिनिमम एनर्जी था। सिमरन कौन थी? वो इलेक्ट्रॉन थे जिसको निकालने के लिए वो एनर्जी लगा रहा था। और बाबूजी कौन थे? न्यूक्लियस, जिसने उसको बांध के रखा हुआ था। तो बाबूजी और सिमरन के बीच का जो अट्रैक्शन था वो राज ने तोड़ दिया और राज इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। तो राज ने उसके लिए जो भी एफर्ट लगाया वही बेटा एनर्जी क्या कहलाता है बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। सही है। सो दिस इज द आइकॉनिक मूवी ऑफ द DDLJ जो मैंने आपको मात्र 15 मिनट में सिखा दिया और उसको एक कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया, यानी कि आप मूवी भी देख ली मेरे साथ 15 मिनट में, 3 घंटे की मूवी 15 मिनट में, और सबसे बड़ी चीज कि आपने एक कॉन्सेप्ट को रिलेट भी कर दिया। डन? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मूवीज में हालांकि बीच में गाने वाने बहुत कुछ है, लेकिन अब गाना कहां से लाऊं यार इसमें, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। यहां तक तो क्लियर है सभी को? सो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आयनेशन एनर्जी, तो तुरंत माइंड में सेट कर जाएगा DDLJ। राज जो बंदा बाहर से एनर्जी लगा के सिमरन को खींच के बाहर ले जा रहा था, और बाबूजी जो सिमरन के बांध के रखे हुए थे, बाबूजी मतलब न्यूक्लियस और सिमरन मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन था। बाहर से राज आता है, उस अट्रैक्शन को तोड़ता है और सिमरन को लेकर भाग जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकाल लेता है। और इसके लिए उसने जो भी एफर्ट लगाया होता है, एनर्जी अप्लाई किया होता है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप यू एंजॉय इट। करेक्ट? तो ये बेटा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप इसको चाहे किसी वे में पढ़ो, आयनेशन पोटेंशियल वे में पढ़ो, चाहे आयनेशन एंथैल्पी वे में पढ़ो, कुछ न्यूमेरिकल वे में थोड़ा सा डाटा चेंज होता है, बाकी सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है एवरीवेयर। So this is the way to define the ionization energy for any type of the atom. So remember that the first thing, atom should be neutral and as well as gaseous, क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो सकता है। अब यही चीज सोचो ना यार कि अगर ये ज्यादा ही सॉलिड होता, यानी बाबूजी और सिमरन के बीच में अट्रैक्शन ऐसा होता कि जबरदस्त होता, तो राज 3 घंटा छोड़ो 6 घंटे की मूवी बना लेता ना, 3 या 4 पार्ट बना लेता वेब सीरीज के जैसा, तो भी सिमरन को निकाल नहीं पाता। समझ रहे हो? तो यानी कि गैसियस एटम था, यानी बाबूजी भी थोड़े पिघल गए थे एक्चुअली में, समझ रहे हो ना? 3 घंटा बहुत होता है पिघलने के लिए, तो बाबूजी भी पिघल गए थे। क्यों? क्योंकि गैसियस कंडीशन था, अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक था, मतलब सिमरन भी अपने बाबूजी से कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज थी, समझ रहे हो ना? दिस इज द वे। ठीक है? तो दिस इज द न्यूक्लियस, यानी बाबूजी, सिमरन, इलेक्ट्रॉन जिसको बाबूजी ने बांध के रखा था, राज आते हैं बाहर से एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देते हैं। राज ने जो एनर्जी या एफर्ट लगाया, दैट एनर्जी एंड एफर्ट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप यू एंजॉय इट। करेक्ट? अब वो चाहे बच्चा 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, वो चारों सेक्शन के बच्चे एक बार में एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब चाहे 9th के बच्चे से पूछेंगे जिन्होंने मेरा चैनल देखा है, जिन्होंने ये वीडियो चेक किया होगा, 9th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे 11th का बच्चा हो, हर बच्चा एक बार आराम से एक्सप्लेन कर देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप यू एंजॉय ऑल दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। करेक्ट? तो राज कौन है, बाबूजी कौन है, सिमरन कौन है, तो ठीक है, ये मजा आया कि नहीं आया? ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन ये, ठीक है सर आयनाइजेशन एनर्जी तो हम समझ गए होता है क्या है, मतलब राज जो बंदा हीरो था
मतलब मिस्टर शाहरुख खान, दैट इज कॉल्ड दैट अप्लाई, मतलब उस हीरो ने जो एनर्जी अप्लाई किया था वो एनेशन एनर्जी था। किस लिए अप्लाई किया था? सिमरन के चक्कर में। और सिमरन निकल क्यों नहीं रही थी? 3 घंटा क्यों लगा दिया? क्योंकि बाबूजी ने पकड़ रखा था। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। और मुझे कंफर्म है यार कि एक बार ये तुमने देख लिया ना, भूलोगे नहीं, श्योर एंड शॉर्ट आप इसे नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो बाबूजी का कॉन्सेप्ट, बाबूजी कौन है? इलेक्ट्रॉन सिमरन है और राज बाहर से लगने वाला एनर्जी है जो सिमरन को लेके जाना चाहता है। बाबूजी रोक के रखे थे, 3 घंटे बाद बाबूजी ने छोड़ दिया क्योंकि एनर्जी जो राज ने लगाया था जबरदस्त लगाया था, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयनेशन एनर्जी। सो दिस इज बेटा ऑल अबाउट द आयनेशन एनर्जी इन DDLG स्टाइल। ओके, अब अगली वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में, जो आज मैंने जो वीडियो बनाया है, इसके बाद अगला वीडियो में दूंगा आपको बहुत जल्दी, जिसमें सिखाऊंगा कि आप किसी एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी को निकाल कैसे सकते हो। अभी तो आज मैंने आपको सिखा दिया कि आयनेशन एनर्जी होता क्या है, अब इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि केमिस्ट्री में बेटा एक्सेप्शन नहीं होता है, तो आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ किताबों में एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उसके उन एक्सेप्शंस का भी मैं आपको रीजन दूंगा। ठीक है, अरे एक्सेप्शन तो यहां भी है ना यार, बाबूजी ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा, राज ने एनर्जी लगाई इलेक्ट्रॉन निकालने के चक्कर में, बाबूजी पिघल गए, इलेक्ट्रॉन चला गया, राज लेके निकल गया। हो भी सकता है ऐसा कि कई ऐसे बाबूजी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। पुराने पिक्चरों में देखे हो ना कि जब लगता है बाबूजी को कि भैया इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो एक पैसे का बैग भर देते थे लड़के हीरो के सामने कि लो भाई ये तुम्हारे पैसे का बैग है, या फिर चेक दे देते थे, ब्लैंक चेक लो भर लो, लेकिन मेरी लड़की की जिंदगी से दूर चले जाओ, है ना। तो वो जो मूवीज होती थी बेटा, वो क्या होगी, तुम लोग उसको एक्सेप्शन बोलते हो। ठीक है ना, तो वो बाबूजी के नेचर पर डिपेंड करता है ना। तो जो एक्सेप्शन जिसको आप लोग बोलते हो वो उसका रीजन, और अदर तरह के भी क्वेश्चंस के आयनेशन एनर्जी कैसे निकलता है, बस इसके लिए वेट करिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आपने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसके बाद बिल्कुल कंटिन्यू में कि आयनेशन एनर्जी निकलता कैसे है। आज तो मैंने आपको सिखा दिया कि आयनेशन एनर्जी होता क्या है, अगले में सीखेगा निकलता कैसे है। ठीक है, और एक्सेप्शन को भी हम डील कर लेंगे, उसके लिए टेंशन लेने का है नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि बेटा केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होता है। तो जुड़े रहिए मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के साथ और इस क्लब का मेंबर बनते रहिए। थैंक यू सो मच।